चलिए देखिए ध्यान से, उपराष्ट्रपति के बारे में बताए थे। इनका शॉर्टकट ट्रिक क्या था भैया? क्या था? उसरा, नीका, चूस। ये किनका था भैया? उपराष्ट्रपति साहब का था। उपराष्ट्रपति के बारे में कल पढ़ा दिए थे ना आप लोग को, बहुत हद तक पढ़ाए थे। उसरा, नीका, चूस। आर्टिकल कितने से शुरू होते हैं ये? आर्टिकल शुरू होते हैं ये 63 से। 62 तक तो राष्ट्रपति की चर्चा थी। आर्टिकल शुरू होते हैं 63, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, यही है ना, यहीं तक चालू होते हैं। देखिए ऊ से क्या था? उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से आया है? अमेरिका से आया है। स से राज्यसभा का वो क्या होता है? सभापति, और सभापति होने के नाते ही उसे वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति के नाम से वेतन नहीं दिया जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का तो कोई काम ही नहीं है। ये क्या है? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहता है 65 में। जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहेगा तो वो उपराष्ट्रपति या सभापति का काम नहीं करेगा, वो सारा का सारा काम करेगा राष्ट्रपति के का, और उसको उस राष्ट्रपति के बराबर सैलरी, वेतन, भत्ते, पावर जो राष्ट्रपति करता है वही करेगा। लेकिन वो राष्ट्रपति नहीं कहलाएगा, बल्कि वो एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएगा कि बस काम करने आया है। निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी वैसे ही होता है जैसे राष्ट्रपति करते हैं। सेम चीज होते हैं, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। लेकिन फर्क बस इतना है कि इसके निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, अर्थात मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य इसमें भाग लेते हैं। यहां तक समझा दिए थे। 67 देखते हैं, 67 क्या चीज है? राष्ट्रपति का कार्य, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। देखिए निर्वाचन में ही इसकी योग्यता थी। निर्वाचन जो था ना, उसमें योग्यता था 35 साल आयु, भारत का नागरिक, पागल दिवालिया न हो, लाभ के पद पर न हो, 15,000 सिक्योरिटी मनी जमा किया हो, और 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक होते हो। अब हम लोग को कौन सा पढ़ना है? 67 पढ़ना है, कार्यकाल। 67 कार्यकाल। तो आर्टिकल 67 ये क्या बताता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, टेन्योर बताता है कार्यकाल को। कार्यकाल मतलब क्या होता है? इनका टर्म्स या टेन्योर कितने साल का है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। लेकिन इनसे पहले भी इन पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। हम आपको तो पहले ही बताएं, जिनको भी हटाएंगे उसे आप क्या कहेंगे? संसद का जो प्रोसीडिंग है, यानी संसदीय कार्रवाई द्वारा हटाया गया है। हालांकि हटाया जाएगा महाभियोग द्वारा ही, लेकिन महाभियोग शब्द प्रयोग नहीं होगा, इतना तो आप समझते हैं। अब इनको कैसे हटा सकते हैं? महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो इनका महाभियोग के लिए अलग से अनुच्छेद नहीं है, इसके कार्यकाल में ही महाभियोग की चर्चा है। देखिए यहाँ पर एक अलग कंसेप्ट है, सब कुछ सेम है राष्ट्रपति के तहत, लेकिन इनमें एक अलग कंसेप्ट है कि इन पर भी महाभियोग लगाया जाएगा तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर लगाएंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति लोकसभा में भी जा सकता है, राज्यसभा में भी जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का ही क्या होता है? पदेन सभापति होता है। आगे बताएंगे पदेन सभापति क्या मतलब होता है आगे इसका। अभी तो सभापति की चर्चा ही नहीं, अभी तो हम लोग उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। तो कहा गया है कि जो प्रक्रिया द्वारा, जिस प्रोसेस द्वारा हम लोगों ने राष्ट्रपति को हटाया था, सेम प्रोसेस लगेगा हमको किसे हटाने के लिए? उपराष्ट्रपति को। लेकिन यहां एक चीज समझना जरूरी है कि जहां हम राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को स्टार्टिंग कर रहे थे, वो लोकसभा से भी स्टार्ट हो सकता था, राज्यसभा से भी। लेकिन यहां एक कंडीशन है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जब भी स्टार्ट होगा तो राज्यसभा से स्टार्ट होगा, क्योंकि वह राज्यसभा का सभापति होता है। अगर कुछ गड़बड़ी करेगा तो पहले राज्यसभा के लोगों को पता चलेगा, बाद में किसी को पता चलेगा। तो इसका जो प्रारंभ होता है वो हर हाल में राष्ट्रपति का ये महाभियोग जो है, देखिए हम महाभियोग यहां लिख दे रहे हैं, बार बार हम कितना बोलेंगे संसद की प्रक्रिया, लेकिन ये समझिएगा महाभियोग शब्द केवल किसके लिए प्रयोग होता है? राष्ट्रपति के लिए। इनके लिए भी महाभियोग लगेगा, उसको हम कहेंगे संसद की प्रक्रिया। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा कि इनका जो महाभियोग स्टार्ट होता है वो कहां से होता है? राज्यसभा से। राज्यसभा से ही स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा से ये स्टार्ट नहीं हो सकता है। जबकि राष्ट्रपति, ये दरोगा वाला में भी क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन से प्रारंभ हो सकता है, तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो उसका इंपीचमेंट किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट जब भी स्टार्ट होगा तो राज्यसभा से होगा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, और इनके द्वारा कोई भी अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क करेंगे तो उसका सबसे पहला पता किसको चलेगा? कि वो राज्यसभा के मेंबर्स को पता चलेगा, इसलिए स्टार्ट होता है। अब पुराना कंसेप्ट याद कीजिए, जब राष्ट्रपति पढ़ाए थे तब राष्ट्रपति पर भी जब महाभियोग लाना है तो डायरेक्ट महाभियोग नहीं ला सकते हैं, पहले उसकी स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो इसे स्टार्ट करने के लिए कितने सीटों की जरूरत है? प्रारंभ करने के लिए कितने सीटों की जरूरत है? अगर आप इसे प्रारंभ करना चाहते हैं, प्रारंभ, तो इसे स्टार्ट करने के लिए कितने सीट चाहिए? फटाफट आंसर दीजिए लोग, फटाफट आंसर दीजिए। स्टार्ट तो होगा राज्यसभा से,
आएगा भले लोकसभा में, लेकिन स्टार्ट वहीं से होगा। कितने सीट चाहिए इसको स्टार्ट करने के लिए? फटाफट आंसर दीजिए। 5 सीट बोल रहे हैं। कितने सीट चाहिए होंगे? आंसर दीजिए भाई फटाफट, कितने सीट चाहिए? कितना कम से कम होना चाहिए? भाई कोई बोल रहा है 1/3, कोई कह रहा है 3/4। अरे भैया यहाँ देखो, हम ये थोड़ी कर रहे हैं कि राष्ट्रपति अभी हटा दिया गया। अभी तो डिसाइड होगा इसे हटाना है या नहीं। पहले ये डिसाइड हो कि इसे हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट किया जाए कि नहीं किया जाए। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो पहले तो महाभियोगे प्रारंभ करने के लिए 1/4 सीट चाहिए। 1/4 मतलब 25%, वरना डेली डेली इन पर महाभियोगे आएगा। महाभियोग लाना चाहते हैं, इस बात को बताने के लिए कम से कम 25% वोट चाहिए। कहाँ का? राज्यसभा का चाहिए। इसके बाद राज्यसभा पारित करेगी। हम पारित करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि स्टार्ट किया जाए। ये 1/4 अगर नहीं रखता ना तो संसद में कोई काम ही नहीं होता। डेली महाभियोग लाओ, डेली लाओ, डेली लाओ, डेली लाओ, उस पर चर्चा कराओ। इसलिए प्रारंभ करने के लिए कितना चाहिए? 1/4। आप लोग क्या कर रहे हैं? लोग 2/3 कौन कर रहा है बेवकूफ? तो पारित कितना से करेगा तुम? 66% जो बोल रहा है। स्टार्ट करोगे 66% से तो पारित कितना से करोगे? 25%। सही, 1/4 या 25%? हो गया? आंसर देता है सब अजीब अजीब टाइप का। एगो कह रहा है 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। रे बकलोलवा कहीं का, ये हम उसको चुनाव में ले आ रहे हैं कि 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक? वो तो नियुक्ति के समय था। कह रहा है कि नहीं सर जी 20 गो प्रस्तावक 20 गो अनुमोदक। अरे लोल कहीं का, सुतल रहता है सही से। गजब हाल है। 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक तो उसको चुनाव खड़ा करने के लिए था, हटाने के लिए था। अब बताइए पारित करना है तो कितना चीज चाहिए? इसे बिल को पास करने के लिए, पारित करने के लिए कितना चाहिए? पारित करने के लिए 2/3 यानी 66% वोट चाहिए। 66% वोट से जब पारित हो जाएगा तब ये तो राज्यसभा से ही स्टार्ट हो सकता है, इसका कंफर्म है। लोकसभा में भेजने से पहले कितने दिन पहले सूचना दे देंगे? 14 दिन पहले सूचना दे देंगे। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले इसकी सूचना दे देंगे। अब क्या ये प्रारंभ थोड़ी करेगा? प्रारंभ तो हो ही चुका है इधर से। अब ये सीधे क्या करेगा? पारित करेगा। तो राज्यसभा भी, लोकसभा भी क्या करेगा? पारित करेगा। लेकिन राज्यसभा जिस दिन पारित करेगा उसके 14 दिन बाद इधर पारित करने के लिए कोई बहस होगा। ये 14 दिन टाइम है किसके पास? उपराष्ट्रपति के पास। जैसे राष्ट्रपति के पास था, वो अगले सदन में जाके कहेगा कि देखिए आप लोगों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम जो भी स्टेप लिए हैं वो देश की भलाई के लिए लिए हैं, जो मंत्रिमंडल का है हम वो किए हैं, आप लोग गलत बोल रहे हैं। वो अभी एविडेंस देगा, साक्ष्य देगा, प्रूफ देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। वहाँ के लोग उसको मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो इम्पीच कर देंगे। क्या कर देंगे? इम्पीच। और अगर ये लोग भी 2/3 बहुमत यानी 66% वोट से पारित कर दिए, 2/3 मतलब कितना होता है? 66% वोट से पारित कर दिए, तो उपराष्ट्रपति पर क्या लग जाएगा? महाभियोग लग जाएगा। लेकिन आज तक ये लगा नहीं है। लेकिन अगर यहाँ के लोग उपराष्ट्रपति के एविडेंस से खुद को संतुष्ट पा गए और ये कह दिए कि नहीं उपराष्ट्रपति निर्दोष है, राज्यसभा के लोगों ने उन्हें जबरदस्ती पारित कर दिया है, तो उपराष्ट्रपति का महाभियोग रद्द हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ओर से 66% पारित कर दिया गया तो क्या होगा? वहां पर उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। अब तक किसी भी उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ तो हुई ही नहीं है, तो हटाने की बातें छोड़ दीजिए, अब तक नहीं हुआ है। महाभियोग की प्रक्रिया को अमेरिका के संविधान से लेकर आया गया है। कभी भी पारित करेगा तो 2/3 बहुमत से पारित करेगा। हो गया? अब तक नहीं हटाया गया। आगे देखते हैं लो। बाबू कह रहे हैं कि सर कॉन्स्टिट्यूशन में 1/4 लिखा रहता है, 25% नहीं लिखा रहता है। सही बात है, लेकिन बात समझिए कि जब किसी को कहिएगा 1/4 चाहिए तो उसके दिमागी काम नहीं करते कितना मांग रहा है, लेकिन सीधे कहिएगा 25% तो वो समझ जाएगा हाँ कितना मांग रहा है। जैसे यहाँ हम कह देंगे 2/3 पारित होना चाहिए, अब 2/3 उसके दिमागी काम नहीं करेगा 2/3 मतलब क्या होता है। लेकिन जैसे कह देंगे 66% तो समझ जाएगा यहाँ पर होगा। अब तक किसी उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति को हटाया नहीं गया है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों को कितना टाइम दिया जाता है? 14 दिन का टाइम दिया जाता है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन अक्सर दिमाग में आता है कि मान लिए कि हमारे जो भारत के प्रेसिडेंट साहब हैं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, या हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट
उपराष्ट्रपति, ये दोनों का बहुत बड़ा पद होता है और इन दोनों का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। इन दोनों को हटाने की कई प्रक्रिया है। ऐसा हो सकता है कि वो त्यागपत्र दे दे, यानी अपना रिजाइन दे दे, त्यागपत्र दे सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनकी मृत्यु हो जाए, या निर्वाचन क्या हो जाए, अवैध घोषित हो जाए, निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए, या फिर इन्हें इम्पीच करके हटाया जा सकता है। इम्पीच मतलब महाभियोग द्वारा क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो कार्यकाल के बीच में ये दोनों लोगों को हटाया जा सकता है। हालांकि कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी अगर चुनाव नहीं होता है तो ये बने रहेंगे, लेकिन यही कंडीशन है कि ये कार्यकाल के बीच में ही बने रह सकते हैं। अब एक मन में सवाल आता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, हम दोनों के बारे में बोल रहे हैं, हम किसी एक के बारे में नहीं बोल रहे हैं, दोनों के बारे में कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव 2020 में हुआ। आप बताइए ये जेन्युइन ये बंदा कहां तक जाना चाहिए, 2025 तक, मतलब 5 साल पूरा करने के लिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसके बीच में ही कहीं मृत्यु हो जाए। मान लिया कि इसकी मृत्यु हो गई 2023 में, सपोज कीजिए कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई 2023 में। इस कंडीशन से सोचिएगा, 2020 में चुना गया, जाना चाहिए 2025 तक, 2023 में ही मर गया या फिर इस्तीफा दे दिया या महाभियोग लगाया या कुछ भी हो गया, तो जो अगला राष्ट्रपति बनेगा या उपराष्ट्रपति बनेगा वो ये 2 साल पूरा करने के लिए बनेगा कि ये पूरा का पूरा 5 साल के लिए बनेगा। मतलब कहने का सेंस है कि वो स्टेपनी में आएगा 2 साल पूरा करने के लिए या फुल फ्लेजेड पावर लेकर आएगा। अब जवाब दीजिए कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कार्यकाल से पहले ही मर जाते हैं या पद खाली हो जाता है तो नया राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पूरे 5 साल के लिए आता है या बचे हुए कार्यकाल को पूरा करने के लिए, रिमेनिंग पार्ट के लिए, या 5 साल के लिए। अगर चाहते हैं 5 साल तो 5 लिखिए, नहीं तो रिमेन लिख सकते हैं। 5 साल, सब 5 साल बोल रहा है तो कुछ बोल रहा है 2 साल। राजू कुमार जी 5 साल के लिए, ज्यादातर लोगों ने कहा 5 साल, कुछ लोग कहें कि रिमेनिंग पार्ट के लिए। देखिए आंसर तो हम बताएंगे ही, मेन कॉन्सेप्ट भी समझिए। 90% लोगों का क्या कहना है कि सर पूरे 5 साल के लिए आएगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है रिमेनिंग पार्ट के लिए आएगा। बाबू सुनिए, इधर देखिए ध्यान से। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का पद, ये बहुत ही बड़े मर्यादाओं का पद होता है। ये मर्यादित पद होता है, इस पर बहुत ज़्यादा सम्मान का पद होता है। इसलिए कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी का जूठा खाना खाने के लिए नहीं बैठा है, किसी के जूठन चाटने के लिए नहीं बैठा है। ये देश के 2 सबसे बड़े पद है। इसलिए जब भी नया राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति आएगा तो वो किसी भी बचे हुए कार्यकाल को पूरा करने का मतलब वो दूसरे का जूठा खा रहा है, वो अपना ओरिजिनल लेके आएगा, पूरा 5 साल लेके आएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चूंकि बहुत बड़े पद हैं, ये देश के सम्मान की बात है, इसलिए आप उन्हें जूठा खाना नहीं देंगे। जूठा खाना का मतलब समझते हैं, बचा हुआ कार्यकाल नहीं दे सकते। लेकिन बाकी कोई भी आता है तो बचे हुए कार्यकाल के लिए, मान लीजिए सपोज कीजिए कि मोदी जी हैं, इनका कार्यकाल मान लीजिए अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, अब मान लीजिए समय के बीच में देहांत हो जाता है इनका, तो अभी तो इनको पूरा जाना था कितना, 2024 तक। सपोज कीजिए कि अभी 2019 में चुनाव हुआ था, 20-21 मान के चलिए, ऐसा नहीं है कि हमारे कहने या न कहने से कोई मरता या जीता है, समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो अगर मान लीजिए उनका देहांत हो जाता है तो बनारस से एक आदमी और चुनाव लड़ेगा और वो 2024 यानी मोदी जी का जो बचा हुआ कार्यकाल था वही करेगा। देखिए प्रधानमंत्री बड़ा पद नहीं होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का तो चुनाव ही नहीं होता है, चुनाव तो लोकसभा का होता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्यों है? क्योंकि वो बनारस के सांसद है, अगर सांसद नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री नहीं हो पाएंगे। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छोड़कर बाकी जितने चुनाव होते हैं वो बचे हुए कार्यकाल को होता है। बचे हुए कार्यकाल को पूरा करने वाले चुनाव को कहते हैं उपचुनाव, बाई इलेक्शन। क्या कहेंगे? उपचुनाव। जैसे मान लीजिए कोई 5 साल का नेता था, 4 साल पूरा करके मर गया, तो अगला जो आएगा वो कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। इसे क्या कहेंगे? उपचुनाव। तो राष्ट्रपति का कभी भी उपचुनाव नहीं होता है, ये पूरा का पूरा फ्लेजेड इलेक्शन होता है, कोई बाई इलेक्शन नहीं होता है। कंसेप्ट समझ गए? वो सम्मानित पद है, इसलिए नहीं, उसको पूरा काम करने के लिए दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रिमेन पद के लिए नहीं बचेगा भैया। सुप्रीम कोर्ट का जज का इलेक्शन होता है, क्या कि वो कब तक रहेगा? पांच साल के लिए रहेगा। अच्छा वॉइस लिख दिए हैं, गलती लिख दिए हैं भाई, ये तो अंग्रेजी वाला वॉइस लिख दिए हैं, स्पेलिंग मत देखिए भाई, वॉइस होता है।
एक आदमी सीबीएसई बोर्ड वाला ध्यान दे दिया, वॉइस होता है, हम वॉइस लिख दिए हैं गलती से, ये इंग्लिश इसको काट देते हैं, ठीक है, वॉइस होता है वॉइस, हम हमेशा शायद वॉइस लिख दिए थे, ये अंग्रेजी वाला एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस लिख दिए थे, वॉइस प्रेसिडेंट होता है। समझ में आ गया ना, मेन कंसेप्ट समझिए। कितने साल के लिए रहेगा? पूरे 5 साल के लिए, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। पीएम बनने के लिए क्या योग्यता है? अभी आगे पढ़िएगा ना, 75 में पीएम क्या है, आगे बढ़े। आगे देखते हैं ना कार्यकाल में, यहां देखिए अब एक चीज, कार्यकाल में एक और चीज इन लोग का मायने रखता है कि इनका एज लिमिट भी होना चाहिए। कार्यकाल के साथ साथ इनका क्या होना चाहिए? एज लिमिट होना चाहिए। एज लिमिट में जैसे मान के चलिए कि आप सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं वहां पर एक एज लिमिट बढ़ा दिया जाता है, यहाँ के लिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बात समझिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई गया है ना तो 5 साल रहेगा या फिर 65 साल आयु रहेगा, ये यहाँ तो नियम में नहीं लगता, इसलिए यहाँ क्या समझाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आएगा तब समझाएंगे। एज लिमिट नहीं होता है बाबू नेताओं का, कितनों साल का रहे घसीट के रहेगा। लाल कृष्ण आडवाणी को देख रहे हैं, अब मरने, आज मरे कल मरे, लेकिन आज वो संसद में जाते हैं। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी जी से लड़ लिए थे कि हम बीजेपी के लिए ज्यादा किए, तो इनके लिए अपर एज लिमिट होता ही नहीं है, तो एज लिमिट बताएंगे क्या? ऐसा थोड़ी है कि 65 साल तक ही आदमी मतलब वो राष्ट्रपति रहेंगे या उपराष्ट्रपति रहेंगे, वो है ही नहीं है इसमें, तो फिर यहाँ बता के क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जब आएगा तब वहाँ बताएंगे, वहाँ पे एज लिमिट होता है। ये हो गया आपका अनुच्छेद कितना था भाई, ये आर्टिकल 60, ये कार्यकाल बता रहे थे ना 67, आर्टिकल 67 में क्या था? कार्यकाल। अब बताइए आर्टिकल 68, आर्टिकल 68 में क्या रहेगा? चुनाव का समय। आर्टिकल 68, आर्टिकल 68, आर्टिकल 68 68 बोलते हैं इसमें। इसमें कहा गया है चुनाव का समय। यहाँ एक थोड़ा सा राष्ट्रपति और इसमें थोड़ा सा अंतर है। चुनाव यानी निर्वाचन, इलेक्शन, इलेक्शन का क्या करना है, टाइमिंग की बात क्या है, समय, कितने समय में इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो यहाँ देखिए राष्ट्रपति में कहा गया था, चूंकि राष्ट्रपति का पद बहुत बड़ा था, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, तीनों सेनाओं का वो अध्यक्ष था, इस नाते उसके पद को खाली रखना उचित नहीं था। इसलिए कहा गया था कि राष्ट्रपति का चुनाव हर हाल में 6 महीने में करा लेना है। ये 6 मंथ किसके लिए था? राष्ट्रपति के लिए था। 6 मंथ किसके लिए था? राष्ट्रपति के लिए। लेकिन इनमें 6 मंथ की चर्चा नहीं है, इसमें कहा गया है यथाशीघ्र। यथाशीघ्र, यथाशीघ्र मतलब होता है एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी हो, एज सुन एज पॉसिबल, जब तक जितना जल्दी हो, यथाशीघ्र मुमकिन हो, आप इनका चुनाव करा लीजिए। अब भैया यथाशीघ्र का मतलब 2 मिनट भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 5 साल हो सकता है, ये कोई फिक्स चीज थोड़ी है। तो संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव आपको 6 महीने में करा लेना है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र करा लेना है। इसके लिए 6 महीने का बाउंडेशन नहीं है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखेंगे ना। अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी को देखिएगा, कहेगा 5 मिनट में आ रहे हैं, और 5 मिनट में चलिए आता है। कई को से कहेगा 5 मिनट में आ रहे हैं, 2 मिनट में चल आता है। कई को कहेगा 5 मिनट में आ रहे हैं, 1 घंटा में आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक हमारे मित्र हैं मिश्रा जी, दिल्ली में रहते हैं, और जहां फोन कर रहे हैं 1 मिनट का, अरे खान साहब हम 2 मिनट में फोन कर रहे हैं, और 2 मिनट में फोन करने का मतलब वो अगले दिन भी फोन ना करेंगे, छोड़ देंगे, तो दोबारा हम ही को करना पड़ता है। तो किसी किसी व्यक्ति का यथाशीघ्र कब खत्म होगा पता ही नहीं चलता है। कोई कोई एकदम पंक्चुअल टाइम का होता है, कोई आगे कोई पीछे हो सकता है। हम लोग भी बोल देंगे कि भाई अब 2 मिनट में हो जाएगा, कंफर्म नहीं है 2 मिनट में होगा, 2 दिन में भी हो सकता है वो। तो यथाशीघ्र के लिए कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, इसलिए कहा गया है कि चुनाव का समय इसमें यहाँ किया गया। अब इसके बाद आएगा 69, उनका शपथ होगा। यहाँ देखिए 69 में क्या कहा गया भाई? शपथ। देख लीजिए यहाँ 68 हो गया ना चुनाव का समय, 69 में क्या होगा? शपथ। राष्ट्रपति इनको शपथ दिला देते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट इनको शपथ दिलाते हैं, उपराष्ट्रपति को। यहां हो गया आर्टिकल 69, इसमें इनका ओथ है। ओथ मतलब क्या होता है? शपथ। ओथ मतलब शपथ। शपथ जो होता है ये कौन दिलाते हैं इनको? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट साहब देता है। प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। आगे बढ़े।
इन्हें क्या दिला देंगे? राष्ट्रपति शपथ दिला देंगे। नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे अगर ये तो खूब उपराष्ट्रपति है, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज इनको शपथ दिला देंगे। हालांकि ऐसे इनको शपथ दिलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति साहब को है। तो इन्हें शपथ दिलाने का काम कौन करेंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो मेन आर्टिकल था वो खत्म हो गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मेन आर्टिकल थे। उपराष्ट्रपति के बारे में एक अलग से क्वेश्चन पूछता है जो हमेशा याद रखिएगा। हिंदुस्तान में जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं, जो राष्ट्रीय सम्मान होते हैं, जो नेशनल अवार्ड होते हैं, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म श्री हो गया, नवरत्न वगैरह का जो अवार्ड होता है, ये अवार्ड किसको दिया जाएगा? इसके लिए एक कमेटी बनती है जिसे ज्यूरीज बोलते हैं। जजों की एक कमेटी होती है। किसको अवार्ड दिया जाएगा, किसको अवार्ड नहीं दिया जाएगा। उस अवार्ड में 200 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है किसे दिया जाएगा। उस 200 में से फिर छांट के हाँ इनको दिया जाए कि इनको दिया जाए, लास्ट में बहुत कम लोगों को मिलता है। तो वो जो ज्यूरीज जो होते हैं, जो जजेज बैठते हैं, उस जजेज का जो मेन मेंबर होता है, मेन अध्यक्ष होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है, न कि राष्ट्रपति। तो कहेगा राष्ट्रीय सम्मान को देने वाली समिति, नेशनल अवार्ड प्रोवाइड कराने वाली जो कमेटी होती है, उस कमेटी के जो चीफ होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं? तो वहाँ राष्ट्रपति मत लगाइएगा, वहाँ क्या लगाएंगे? उपराष्ट्रपति लगा दीजिएगा। अब उपराष्ट्रपति से मान लीजिए हमारा पहुंच अच्छा है, हमको आज मिल जाएगा भारत रत्न, समझ आएगी नहीं? पटना में देखिएगा ना, जिनका जिनका राज्यपाल से पहुंच अच्छा है वो राज्य का पूरा पुरस्कार दे देता है। एक और मास्टर को देखिएगा ना, एक और पुरस्कार लेके बैठल है वहाँ पे, समझ में नहीं आएगा। 5 गो लड़कन को पढ़ा रहा है, ओकर दुगुन पुरस्कार मिलल है, एक से एक वहाँ पुरस्कार मिल जाता है। तो देखिए पुरस्कार से भी अगर आप देखेंगे ना, तो इसको भी वहाँ पर गड़बड़ कर दिया गया है। अब भारत रत्न किसी को मिला है तो इसमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। रजत शर्मा का नाम सुना आप लोगों ने? इंडिया टीवी के एक पत्रकार है रजत शर्मा। रजत शर्मा एक चलाते हैं शो आपकी अदालत। उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, भारत रत्न नहीं मिला है, पद्म विभूषण मिला है। जबकि उनका जो 200 की लिस्ट में था उनमें नाम भी नहीं था। बस उनको पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि वो अरुण जेटली के दोस्त थे, जो पहले वित्त मंत्री थे। अरुण जेटली ने उपराष्ट्रपति से कह दिया इनको दे दीजिए, वो दे दिए यहाँ पर। तो देख रहे हैं पत्रकारिता में। और वो पत्रकार सवाल पूछते हैं लोग आपकी अदालत में बैठा के कि आपकी सरकार क्या कर रही है, आपकी सरकार कर रही है। अरे भैया आप पहले ही देखिए ना आपका पहुंच कितना अच्छा है वहाँ पर। खैर वो एक अच्छे पत्रकार हैं, उनका शो भी बहुत अच्छा लगता है आपकी अदालत। लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा बायसनेस दिख जाता है कि मतलब किसी से ज़्यादा सवाल, किसी से कम। हालांकि बाकी पत्रकारों के हिसाब से थोड़ा सा मिला जुला में ठीक ठाक रहते हैं वहाँ पर। तो उनको भी पुरस्कार मिल गया। कहने का सेंस क्या है, रजत शर्मा से हमारा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम आपको एक एक्यूरेट एग्जाम्पल दिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये उनको पुरस्कार की ये श्रेणी हो गई। अब आगे देखिए कुछ समझाते हैं आपको। यहां हम बना देते हैं राष्ट्रपति, 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 और इधर लिख देते हैं हम उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। दोनों में एक चीज याद रखिएगा, दोनों का कुछ एक्स्ट्रा, दोनों का ट्रिक भी है। दोनों का ट्रिक क्या है? पकानी कोका दुयो पकानी कोका दुयो दशम। ये शुरू कहां से होंगे भैया? 52 से शुरू होंगे। कहां से शुरू होंगे? 52 से। और खत्म कहां होंगे? 61 पर। खत्म कहां होंगे? 61 पे। यही ना होता है, बीच वाला आप अपने से याद रखेंगे। 52 से कहां शुरू होंगे? 61 पर खत्म हो जाएंगे। अब अगर इनका देखिएगा, हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट साहब का, तो इनका है उसरा नीका चूस, उसरा नीका चूस, ठीक है। ये कहां से शुरू होते हैं? 63 से। कहां से शुरू होंगे? 63 से। 63 से शुरू होते हैं। और कहां तक जाते हैं भैया? 63 से शुरू होकर 69 तक जाएंगे। अभी ने बताया भैया 69, इसके ऊपर तो था ये, देखिए 69 में इनका शपथ था। तो ये कहां तक जाएंगे? 69 तक जाएंगे। ये जाएंगे 69 तक, ये 69, ठीक है। दोनों में एक चीज याद रखिएगा, इनमें भी एक एक्स्ट्रा अनुच्छेद याद रखिएगा लास्ट के बाद। इनमें एक लास्ट के बाद एक्स्ट्रा याद रखिएगा, और इनमें भी लास्ट के बाद एक एक्स्ट्रा याद रखिएगा। 61 के बाद आता है 62। इनमें उसरानी का देखिए, पकानी को का दुइयो दोसन 61 तक खत्म हो जाता है। इसके बाद एक आता है 62, इसमें याद रखिएगा, इसमें कहा गया है राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना। कैसे कैसे राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है? 5 टाइप की विधियां थी, बता दिए थे। नहीं भी है, नहीं भी है तो आप लिख लीजिएगा। कार्यकाल समाप्त हो गया हो, उसके बाद त्यागपत्र हो गया हो, मृत्यु हो गई हो, महाभियोग लग गया हो, निर्वाचन अवैध हो गया हो। तो यहाँ पद का रिक्त होना है।
और इसमें है 69 के बाद 70, इसमें क्या है 70। इसमें कहा गया है कि ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई ऐसी आपात स्थिति आ जाए जिसकी चर्चा इस संविधान में है ही नहीं है, जिसकी चर्चा इस संविधान में नहीं है, और उस वजह से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए। देखिए यहां क्या बोला है 16, देखिए एक एक्स्ट्रा है ना, राष्ट्रपति का ट्रिक जहां खत्म हुआ उससे एक एक्स्ट्रा, यानी 61 के बाद 62। इसमें कहा गया है राष्ट्रपति का पद कैसे कैसे खाली होता है, तो इसमें 5 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 5 विधियां हैं। कब कैसे कैसे राष्ट्रपति का पद क्या होता है, रिक्त होता है। समझ में आएगी नहीं? टोटल विधियां कितनी है? 5 विधियां। और जैसे जैसे राष्ट्रपति का पद खाली होगा इन 5 विधियों से, तो उसके जगह पे कौन आएंगे? उपराष्ट्रपति। लेकिन यहां कहा गया है जैसे उपराष्ट्रपति का पोस्ट खत्म हुआ है 70 में कहा गया है कि ऐसी कोई अन्य इमरजेंसी, कोई ऐसी आपातकालीन या ऐसी इमरजेंसी आ जाए जिसकी चर्चा आपके संविधान में नहीं है, यानी 62 में नहीं है, और उस कारण भी राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो वहां पर भी आप किसे बैठाएंगे? वाइस प्रेसिडेंट को ही बैठाएंगे, उपराष्ट्रपति को ही बैठाएंगे। अब आप कहेंगे सर अदर कौन इमरजेंसी आ सकता है? तो हमारे संविधान में ऐसा लिखा है कि राष्ट्रपति कहीं किडनैप हो गए तब। अब भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हो भी सकते हैं। मान लीजिए पाकिस्तान के दौरा पे गए, पाकिस्तानिया करेगी ना देबो तो ये रहो यहाँ पर, राष्ट्रपति किडनैप हो गए, तो यहाँ तो 5 को भी दिए, इसमें किडनैप का चर्चा है नहीं है, किडनैप का चर्चा नहीं है। तो उसमें भी पद जब खाली होगा तो कौन बैठेंगे? राष्ट्रपति। यानी संविधान में कहीं भी जानबूझकर लूप होल नहीं छोड़ा गया कि कल को कोई केस कर दे। क्योंकि मान लीजिए अगर राष्ट्रपति, सपोज कीजिए राष्ट्रपति गए ससुराल घूमने गए, हमारे राष्ट्रपति उन ससुराल में गए और उधर साली सब के साथ प्लान बना के कहीं पिकनिक पे निकल गए सिंगापुर। ले अब पते नहीं है किसी को कि कहाँ गए, वो तो अपने साली के लेके भागल है, अब पता नहीं चलेगा। तो राष्ट्रपति कहीं भाग गया, अब यहाँ चर्चे नहीं है कि राष्ट्रपति को लड़की के साथ भाग गया तो उसके जगह पे कौन आएगा। यहाँ तो बस 5 गो चर्चा है। कार्यकाल खत्म हो गया, चुनाव नहीं हुआ तो इनको बैठा, उन्हीं को बैठा दो। मर गए तो उनको लाइए, त्यागपत्र दीजिए तो उनको लाइए, अवैध घोषित हो गया तब लाइए, या महाभियोग लगा तब उनको लाइए, तब ये ना वो आ सकते हैं। कौन लड़की से भाग गया, पद खाली हो गया तो वो थोड़े आएंगे। तो कहा गया है कि ऐसा इमरजेंसी जिसकी चर्चा इस संविधान में नहीं है, अगर उस वजह से भी पोस्ट खाली होता है तो उसी को बुलाया जाएगा। पता चला ससुराल गए थे राष्ट्रपति घूमने और ससुराल में बंद करके बड़ी मार मारा है, सो हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ कहीं लिखा है कि हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे तो उपराष्ट्रपति आएंगे? नहीं, सम्मान के लिए नहीं लिखा है, लेकिन वहाँ लिख दिया है सम्मान के लिए। इमरजेंसी, अगर कोई ऐसा इमरजेंसी जिसकी चर्चा इसमें है ही नहीं है तो भी वही आएंगे, क्योंकि कानून अंधा होता है। सुप्रीम कोर्ट कह देगा तू काहे लिए आया, यहाँ लिखा है कि राष्ट्रपति हॉस्पिटल में रहेंगे तो तू आएगा, तू कह देगा राष्ट्रपति से सुप्रीम कोर्ट खान से पॉलिटी ना पड़े हुए 70 में लिख ले इमरजेंसी में हम ही आएंगे। कोई ऐसा नहीं इमरजेंसी। मान लीजिए राष्ट्रपति को हम बुलाया अपने पटना कोचिंग में, बांध के बैठा लिए कोचिंग में, मतलब तो कहीं लिखा है कि खान सर बांध के बैठा लेंगे तो वो नहीं आएगा। तो दोनों में एक एक्स्ट्रा चीज़ है, और दोनों चीज़ें राष्ट्रपति के पद भरने के लिए। यहाँ जैसे राष्ट्रपति खत्म होगा 61 पे, 62 में क्या है राष्ट्रपति का पद कैसे कैसे खाली होगा, और यहाँ जैसे 69 पे उपराष्ट्रपति खत्म होंगे, वहाँ 70 में बोला है कि वैसी चर्चा जो संविधान में नहीं है, अगर उसमें भी राष्ट्रपति का पद खाली होता है, यानी ऐसी अन्य आकस्मिक स्थिति, अदर कोई इमरजेंसी स्थिति आती है, ऐसी अन्य कोई आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा इस संविधान में नहीं है, और उसके कारण अगर राष्ट्रपति का पद खाली या रिक्त होता है तो भी हमारे उपराष्ट्रपति ही जाएंगे उसे भरने के लिए। सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। समझ में आ गया आपको? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। साली का क्या नाम था? अरे बकलोलवा कहीं का सर, बुढ़ापा में भागेगा। अरे भाई साहब, बुढ़वन पे भरोसा मत करना। आसाराम बापू देख रहे हो एगो राम रहीम, अरे बहुत खतरनाक होता है सब बूढ़ा सब। बुढ़वा सब पटना में भी एक से एक खचरा होता है सब। लड़की चलती रहती है, बुढ़वा ऐसे ढकेल देता है सब, बहुत खचरा होता है सब। लड़का सबसे ज़्यादा कचरा होता है सब बुढ़वा सब, कोई शक नहीं करता है। और ढट रहेगा सब, लड़कियन पे ढह जाएगा सब, मारे इतना मार साला 2 हाथ में तो मरिए जाएगा, लेकिन उस सब पे आदमी कोई शक नहीं करता है वहाँ। हमारा पटना में आप लोग ऑनलाइन है, ऑफलाइन आएंगे तो मेरा कोचिंग सबसे ऊँचा है पटना से, पूरा एरिया दिखाई देता है 5वें फ्लोर पर। अब कभी कभी भीड़ हो जाता है तो ऊपर से आदमी देखता है, कभी नीचे देख सोच रहा है कौन कौन बदमाशी कर रहा है, तो बोलता है बुढ़ापा में लेके भागेगा। अरे भाई साहब, वही बुढ़ावे में तो ढेर कांड करता है। आगे बढ़े। अब इसके बाद कौन आएगा? 71। 71 के बाद कौन आएगा? 72। 71 के बाद 72। 72 के बाद 73। चलो भाई हो गया, बस हंसी मजाक ज्यादा नहीं। राष्ट्रपति जी के पद की गरिमा की सवाल है, हालांकि हंसी मजाक चलते रहना चाहिए वरना क्लास पढ़ाई बोझ हो जाएगा।
एक बात बताइए ना, पढ़ने के लिए अलग से आएंगे, हंसी मजाक के लिए अलग से आएंगे, इतना टाइम रखा है, एक के साथ दोनों का मौका कर लीजिए, हंसी मजाक प्लस पढ़ाई। ये 73 आज इतना पढ़ा देते हैं, फिर आगे समझाएंगे। 71 में क्या कहा है? कहा गया है कि जब कभी भी हमारे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति या फिर हमारे उपराष्ट्रपति, इन दोनों का जब चुनाव होगा तो इनके चुनाव में अगर कोई भी विवाद हो गया, इनके चुनाव में मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो गया, कुछ भी डिस्प्यूट हो सकता है चुनाव में लेकर, तो ये डिस्प्यूट हाई कोर्ट में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? ये बताइए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के डिस्प्यूट कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? बताइए फटाफट। कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। एससी, वेरी गुड। कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो अलगे नियम लगा के रख ले। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप डायरेक्ट हमारे पास आइएगा नहीं। आर्टिकल 32 कहता है कि अगर आपका कोई मूल अधिकार छीन लिया है, फंडामेंटल राइट, तभी आप हमारे पास आइए, नहीं तो हमारे पास नहीं आइए। जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जाइए हाई कोर्ट, वहाँ से नहीं होगा तब हमारे पास आइएगा। तो कहता है कि नहीं भैया, इसके लिए एक अलग से आर्टिकल है, इसके लिए एक अलग से आर्टिकल है कि चुनाव संबंधी विवाद सीधे कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर ही नहीं दिया गया है। तो आर्टिकल 71 कहता है कि हमारे संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, चाहे वो डिस्प्यूट बड़ा हो या छोटा हो, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में जा ही नहीं सकता है। ये डायरेक्ट ज्यूरिसडिक्शन, डायरेक्ट अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें किसमें चर्चा है? ये 71 में। 72 पढ़ा दिए हैं। राष्ट्रपति की पार्डन यानी क्षमादान शक्ति। 5 तरह का क्या होता है? क्षमादान होता है। 5 टाइप का क्षमादान शक्तियां पढ़ा दी हैं कि नहीं? अगर किसी को कहेगा, मान लीजिए क्षमा कर दिया, मतलब 100% पूरी तरह से माफ कर दिया। लघुकरण कर देता है, किसी भी चीज का लघुकरण, तो उसकी कैटेगरी को घटा देता है, मतलब कठोर को साधारण कर देता है। कहेगा प्रविलंब, अगर परिहार कर देगा तो केवल क्या करेगा? समय घटाएगा, लेकिन फांसी पे नहीं लगता है। विराम लगाएगा तो स्वास्थ्य खराब होने की वजह से। प्रविलंबन कर देगा तो फांसी की सजा पे। 5 पढ़ा दिए हैं। तो क्षमादान शक्ति किसमें है? 72 में। क्षमादान शक्तियां 72 में है। क्षमादान शक्तियां किसमें है? 72 में है। 73 में कहा गया है कि राष्ट्रपति साहब के पास बहुत सारे क्या होंगे? पावर दिए जाएंगे। 73 में राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्तियां दी गई हैं। 72 वाला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं। 72 में राष्ट्रपति के पास कैसी शक्तियां हैं? क्षमादान शक्ति। कितने प्रकार की क्षमादान शक्तियां होती हैं? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब बता दिए थे क्षमादान शक्तियां। फांसी वगैरह सब चीजों पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। अलग अलग टाइप की क्षमादान शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास में। अब इसके बाद कौन सा बच गया? 73 बच गया। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है इसमें। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका का विस्तार। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका का विस्तार, संघ की कार्यपालिका का विस्तार कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अब ये समझ में नहीं है कि भैया कार्यपालिका विस्तार, कार्यपालिका का मतलब होता है काम करने वाले लोग, एग्जीक्यूटिव लोग। कौन? एग्जीक्यूटिव लोग। अगर कोई काम नहीं हो पा रहा है अच्छा से, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है अच्छा से, तो राष्ट्रपति साहब के पास एक पावर है कि इस एग्जीक्यूटिव को वो और विस्तार कर सकते हैं। अब ये आपके बाउंस चला जाएगा ऊपर में, समझिए कैसे। हमारा रेलवे एक डिपार्टमेंट है, रेलवे एक डिपार्टमेंट है। रेलवे डिपार्टमेंट में एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? ट्रेनें लेट हो जाती हैं। लेकिन हमारे देश की एक समस्या क्या है कि जिनका यह काम है ट्रेन चलाओ, उसी का यह काम है कि ट्रेन को लेट ना होने दो। तो एक काम करते हैं, 2 अलग अलग डिपार्टमेंट दे देते हैं, 2 स्टेशन मास्टर बैठा देते हैं। एक का काम रहेगा ट्रेन को लगाना, प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 यहाँ पर। दूसरे का काम रहेगा जल्दी जल्दी निकालो, लेट ना हो जाए। कभी कभी स्टेशन मास्टरों को गलती से लेट होते हैं सब। हालांकि लेट स्टेशन मास्टर का तो कोई पावर ही नहीं होता, उसका केवल ये काम है कि प्लेटफॉर्म पर लोग, किस प्लेटफॉर्म पे लोग ज्यादा उधर जाके गाड़ी को लगा दो। बाकी ट्रेन को कंट्रोल करता है कंट्रोलर, वो स्टेशन पे बैठा ही नहीं रहता, वो 100-150 किलोमीटर दूर रहता है कंट्रोलर। तो राष्ट्रपति एक ऐसा कानून बना सकते हैं कि अब एक अलग स्टेशन मास्टर रहेगा जिसका नाम रहेगा स्टेशन टाइमर, कह दीजिए, कि वो टाइमिंगली देखते रहेगी ट्रेन को ज़्यादा देर तक तो नहीं रोका, या फिर किस ट्रेन को पहले छोड़ा जाए। कभी कभी देखते हैं किसी ट्रेन पर कोई ट्रेन आधा घंटा खड़ी रहती है, बाद में पता चला छोड़ दिया इसको। होता है कि नहीं होता? अब जैसे मान लीजिए कोई पैसेंजर ट्रेन जा रही है, कोनो पीछे से सुपर फास्ट है, तो एक रोक के रख ले,
आधा घंटा से रोक के रख ले। अरे भैया आधा घंटा इसको चला दो, एक मशीन लगाओ जिससे ये पता चल सके कि ये जब तक इसके पास पहुंचेगी तब तक ये कितने किलोमीटर तक निकल चुका रहेगा। मान लीजिए 10 किलोमीटर ये निकल सकता है, तो आगे 10 किलोमीटर पर कोई स्टेशन है उसको लगा दो ना वहां पे, तो रिस्क ही नहीं लेता है सब। ससुरा सीधे राजधानी आ रही है, खड़ा करो। पैसेंजर वाले लोग तो भारत भी पाकिस्तान से ना आए हैं लोग, राजधानी में अमीर लोग बैठे हैं, उनको धड़ाधड़ निकालो। बाकी इसमें भूखे नंगे गरीब लोग को तो कोई वैल्यू नहीं ना, पैसेंजर वालों को, छोटी मोटी ट्रेनों को। तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं कि एक मशीनों का नया नया टेक्नोलॉजी आ गया जो बता सके कि राजधानी की स्पीड इतनी है, ये 10 मिनट में स्टेशन को क्रॉस करेगी, तो यहाँ कोई ट्रेन है, अगर देखिए आगे 5 किलोमीटर पर कोई स्टेशन है तो निकाल दीजिए भैया, तुम वहां जाओ, चल जाओ, कम से कम फांसी तो नहीं रहेगी। तो वह कोई भी अगर काम करने में समस्या आ रही है, काम करने में समस्या आ रही है, तो उसके लिए वो एक अलग डिपार्टमेंट रख सकते हैं। जैसे हर एक लड़के का, कोई भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़िए, आपका लेट हो जाता है, 3 साल का सर्टिफिकेट 4 साल में देता है, तो राष्ट्रपति जो है, वाइस चांसलर जो होते हैं, हर पूरे यूनिवर्सिटी के चांसलर तो राष्ट्रपति हैं, वाइस चांसलर को कह सकते हैं कि देख तुम्हारे डिपार्टमेंट में हम एक अलग अधिकारी नियुक्त करेंगे जिसका यही काम है कि एग्जाम को टाइमली लिया जाए, तुम मैनेजमेंट देखो वाइस चांसलर, और एक हम अलग वाइस चांसलर या एक अलग पोस्ट बनाते हैं, एक अलग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाते हैं, एक अलग कार्यपालिका बताते हैं जो ये डिसाइड करे कि ग्रेजुएशन 3 साल में ही होना चाहिए। लेकिन हमारे राष्ट्रपति साहब को इतना फुर्सत कहाँ, हमको तो डाउट होता है कि राष्ट्रपति या कोई पतो है कि नहीं कि ओकरे पास ईगो अधिकार है, क्योंकि जब मन किसी को अधिकारी बना देते हैं, वो राज्यपाल थे बिहार के, एक बार उठा के राष्ट्रपति बना दिए, यहाँ पे क्या पता चलेगा वहाँ पर। हालांकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन इतने भी पढ़े लिखे नहीं है कि नहीं। आप अब राजेंद्र प्रसाद और एपीजे अब्दुल कलाम से नहीं ना बराबरी कर सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद एक बार ना अमेरिका गए थे, तो अमेरिका का राष्ट्रपति ना उसको खूब शौक से अपना संविधान दिखा रहा था, देखिए हमारे देश का संविधान है यहाँ पे, तो उसके संविधान के प्रस्तावना में लिख दिया था, वी द पीपुल ऑफ अमेरिका, वी द पीपुल ऑफ अमेरिका, अमेरिका मतलब यूएसए, अमेरिका, मेक इट मोर परफेक्ट, अपने संविधान को परफेक्ट बनाएंगे। राजेंद्र प्रसाद बिहारी थे, लोग कहते हैं बिहारियों का इंग्लिश कमजोर होता है। राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था कि देख भैया, परफेक्ट जो है ना वो सुपरलेटिव डिग्री है। कैसी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप केवल द लगा सकते हैं, द परफेक्ट, या आप कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगा सकते हैं, कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगा सकता। मोर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है कि नहीं है, और ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो उन्होंने कहा राजेंद्र प्रसाद कौन सी संविधान दे रहे हैं, गलत लिखल है, अंग्रेज होके आप लोग अंग्रेजी में गलत करते हैं। तो वो लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा इंसानियत होता है, उन्होंने अपना कलम दिया और कहा कि आप इसको घेर दीजिए और यहाँ साइन कर दीजिए। और आज भी उसके म्यूजियम में रखा हुआ है कि एक हिंदुस्तानी आके हम अंग्रेजों को अंग्रेजी सिखा के चला गया, और हम हिंदुस्तानी रहते तो ये बतिया छुपा देते, हम अपनी कमियों को छुपाते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। आपके अंदर जो कमी है आप उसे उजागर कर दीजिए। हम सामने बोल देते हैं कि हम हिंदी इंग्लिश गलत लिख देते हैं, क्या करेंगे भाई, उतना हमको दिमागे अटबे नहीं करता है यार। हम 65 कुछ अजीब लिख देते हैं, 65 लिखने को कहेंगे तो ऐसे लिख देंगे, तो ये कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, वरना 65 सबको पता है 65 होता है। तो आप अपनी कमियों को मत छुपाइएगा। और लोग कहते हैं बिहारियों की इंग्लिश कमजोर होती है, हाँ, मेजॉरिटी ऑफ बिहारियों की इंग्लिश कमजोर होती है, मेजॉरिटी को लोग चेक करता है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति, अब यहाँ से हम लोग चालू करेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, यहाँ से हम लोग अब सरकार में घुसेंगे। अभी तक हम एग्जीक्यूटिव देख रहे थे कि काम कौन कौन करता है, अब हम समझेंगे सरकार कैसे चलती है, कैसे एनडीए ये सब की सरकार, महागठबंधन ये सब की सरकार चलती है। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलेंगे। सर किस दिन यूपीएससी वाला क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे? अभी आप पूरा पॉलिटी पढ़वे नहीं है, क्या डिस्कशन करा के क्या करेंगे हम? सर फाउंडेशन बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? फाउंडेशन बैच हर एक सब्जेक्ट का स्टार्ट होता रहेगा, जैसे पॉलिटी स्टार्ट हुआ है ना, वैसे ही अलग अलग सब्जेक्ट होगा, पूरा फाउंडेशन एक बार में नहीं होगा, अलग अलग सब्जेक्ट में एडमिशन लेते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। अगला क्या कर रहे हैं आप लोग जी कमेंट में? वीडियो क्वालिटी, इसका वर्क चल रहा है, वीडियो क्वालिटी का अचानक नहीं होगा। महाभियोग दोनों जगह गलत लिख दिए थे, कोई बात नहीं बाबू, आप समझ गए ना, गलत लिख दिए तो उससे दिक्कत नहीं, आप स्पेलिंग और इस पे मात्रा पे मत दिखे। सस्पेंसिव बीटों के लिए रिव्यू का टाइम कितना होता है? देखिए, सस्पेंसिव बीटों के लिए रिव्यू का टाइमिंग फिक्स नहीं होता। एक आदमी का कहना है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक जाता है
तो वो जो निलंबकारी वीटो करते हैं, सस्पेंडिव वीटो, वो कितने दिन में कर देते हैं? भैया देखो आप इधर समझो, अमूमन 10 दिन माना जाता है। अमूमन कितना? 10 दिन। अगर 10 दिन के अंदर राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन कर दिए तो झमेले खत्म। लेकिन 10 दिन के अंदर उनको वापस भेजना है, कहां पर? सस्पेंड करके, निलंबकारी की दोबारा विचार करके भेजिए। और अगर 10 दिन से ज्यादा रोक रहे हैं तो समझिए कि राष्ट्रपति अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि 10 दिन से ज्यादा रोक लिए हैं, काहे लिए आप इतना देर तक रोके हैं? तो 10 दिन से पहले कर दे रहे हैं तो समझिए निलंबकारी है। और 10 दिन से ज्यादा रोक लिए हैं तो जैसे जैसे रोक रहे हैं तो पॉकेट वीटो। अब पॉकेट वीटो का तो पता ही नहीं चलता है ससुराई साइन करेंगे कि नहीं करेंगे। हो गया? क्या करें सर? हिस्ट्री का बैच आएगा, बता देंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट आती, क्या बोले, डेली करंट अफेयर का क्लास अभी नहीं क्लास करा पाएंगे, उतना खतरनाक, अभी तबीयत उतना अच्छा नहीं हुआ है सर। अवैध तरीके से प्रेसिडेंट बन जाएगा तो उसके द्वारा किया गया काम कैसा होगा? भाई अवैध तरीके से बना गया प्रेसिडेंट का काम हमेशा वैध रहेगा, ये बता चुके हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट अपना खुद काम कोई नहीं करते, उनके जगह तो मंत्री लोग करते हैं, बस ये तो साइन करते हैं। तो अवैध रूप से बना गया राष्ट्रपति का काम क्या रहता है? वैध रहता है। अभी आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बता दिए, समझ में आ गई? नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं है? अब हम लोग चलेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। यहाँ किसी को डाउट है तो पूछते चलेंगे। उल्टा सीधा कमेंट, 51 का पीडीएफ नहीं खुल रहा है, प्लीज सर एक बार देख लीजिए। देख लेंगे, चलिए। बफरिंग कर रहा है, आगे देखिए, इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद आएंगे आपका प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के बाद आएंगे आपके मंत्रिमंडल वगैरह की चीज़ें यहाँ तक आएगी। आज के क्लास को इतना ही करते हैं, क्योंकि अभी उस क्लास में एंट्री मारेंगे ना तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा मतलब नया सिरे से बताना पड़ेगा। एक काम करते हैं, पहले हम लोग रिवाइज कर देते हैं। क्या करते हैं? रिवाइज। कितने लोग फटाफट सेकेंडों में रिवाइज के लिए रेडी हैं? फटाफट रेडी रहेंगे ना? रिवाइज किया जाए। आर्टिकल 1 से लेके, आर्टिकल 1 से स्टार्ट किया जाए। ऑफलाइन क्लास कब से होगा राजेश मिश्रा जी? भाई गवर्नमेंट बोलेगी ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा, अभी क्या कहेंगे हम आपसे? रिवाइज करते हैं लोग, देखिए फटाफट स्टार्ट हो जाइए। रीढ़ की हड्डी उड्डी एकदम सीधा करके आर्टिकल 1 से स्टार्ट करना। आर्टिकल 1, भारत राज्यों का क्या एक संघ है, इस संघ में लोग टूट नहीं सकते क्योंकि हम फेडरेशन में नहीं आते, हम लोग यूनियन में आते हैं। 2, विदेशी राज्यों को भारत अपने संघ में मिला सकता है, राष्ट्रपति इस पर रोक नहीं करेंगे। 3, वर्तमान में जितने राज्य हैं इन राज्यों में सीमा में इत्यादि में परिवर्तन किया जा सकता है। 4, कहा गया है कि इसे 368 के बाहर रखा गया है, मतलब विदेशी राज्यों को अगर मिलाया जाएगा या फिर किसी वर्तमान राज्यों को तोड़ा जाएगा तो उसे 368 से बाहर रखा गया, अर्थात इस पर राष्ट्रपति अपना वीटो कर ही नहीं सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 368 में जो रहता है उसी पे वीटो कर सकते हैं, क्योंकि इसे संशोधन माना ही नहीं जाता है। लोकसभा पारित कर दिया, राज्यसभा पारित कर दिया, काम खत्म। राष्ट्रपति अगर मना करेंगे या वीटो लगाएंगे ना, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा दे जाओ, क्योंकि वो 368 के बाहर है। भाग 1 खत्म, संविधान का भाग 1 क्या हो गया? खत्म हो गया। भाग 2 क्या है? 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, नागरिकता एक प्रकार का क्या अधिकार है। 6, पाकिस्तान से वैसे लोग जो भारत आए हैं उनकी नागरिकता। 7, पाकिस्तान छोड़ के जो भारत चले गए थे अगर लौट आएंगे तो उनकी नागरिकता बची रहेगी। 8, विदेश भ्रमण करने पे आपकी नागरिकता खत्म नहीं होती है। 9, अगर आपने विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लिया गलती से तो वहां की खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 9 में। अगला 10 देखिए, तो 10 में क्या कह रहा है? जब तक आप देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे आपकी नागरिकता कैसी रहेगी? बनी रहेगी, आपकी नागरिकता को कोई छीन नहीं सकता है। 11 क्या है कि नागरिकता संबंधी संसद ही कानून बना सकती है, दूसरा कोई कानून नहीं बना सकता है। संसद का कौन बनाएगा? तो गृह मंत्रालय बनाएगा। भाग 2 खत्म हो गया, यहाँ पर भाग 2 खत्म हो गया। भाग 3 देखिए ना, 12 से 35 तक। 12 में क्या है? परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? तो राज्य की परिभाषा है। राज्य उसे कहते हैं जो अपने कर्मचारियों की नियुक्ति कर लेता है, वेतन वगैरह कर लेता है, राज्य की परिभाषा। 13 में क्या है? अल्पीकरण है। अल्पीकरण यानी आपके मूल अधिकार को रोका जा सकता है। अगर ऐसा कोई कानून बना देंगे जो किसी के मूल अधिकार को प्रभावित कर दे तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देगा, जैसे 3 तलाक को रद्द कर दिया था शाहबानो के केस में और सायरा बानो के केस में। शाहबानो केस आगे बताएंगे जब ये क्या नाम था इनका,
राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, मुसलमानों को चूना लगा दिया था उसमें। 14 नंबर क्या चीज है भाई, 14 नंबर क्या है, कहा गया कि विधि के समक्ष समानता, विधि के कानून के आगे सब बराबर है। 15 कहा गया कि जाति धर्म इत्यादि के आगे सब बराबर है। 16 लोक नियोजन, नियोजन मतलब क्या होता है, नौकरी, नौकरी में सबकी समानता है। 17 छुआछूत, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत है। 18 में क्या है, उपाधि नहीं रख सकते, उपाधियों का अंत है, उपाधि नहीं रख सकते। बताइए 19 में क्या है, संविधान का रीढ़ कहा जाता है, इसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता है। 19 के 1 में बोलने की स्वतंत्रता, 2 में संघ सभा करने की, 3 में संघ बनाने की, 4 में चारों ओर घूमने की, 6 में बस जाने की, 7 में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। 19 को रीढ़ कहा जाता है। 20 में बोलिए, 20 और 21 में क्या है, 20 में कहा गया है एक गलती की एक सजा देंगे, सजा उस समय के कानून के हिसाब से देंगे और सजा पाने के बाद भी उसे जेल में सुरक्षित रखेंगे, ये नहीं कि जेलवा में कूच काच दीजिएगा। अजमल का साहब जब तक था जेल में सुरक्षित था, हर एक व्यक्ति जेल में क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। 21 इसमें क्या है, सजा वाला है, सजा के संबंधित है, सजा उस समय के कानून। 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आप उसे जीवन नहीं छीन सकते, आप उसे विदेश जाने से नहीं रोक सकते हैं, आप उसकी निजता के अधिकार यानी वो प्राइवेसी को छुपाना चाहते हैं तो आप नहीं छीन सकते हैं, तो निजता का अधिकार है। इसी में पर्यावरण, हमें साफ पर्यावरण का अधिकार है, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है। 21 के क में क्या है, शिक्षा का अधिकार है। 21 के क में स्टडी यानी एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार है, इसमें प्राण यानी पर्सनल लाइबर्टी का अधिकार है। 22 में बताइए तो गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार है। गिरफ्तारी करने से पहले वारंट दिखाना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को पास ले जाना पड़ेगा, अपने पसंद का वकील रखना पड़ेगा, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। 22 के 4 में प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध अधिनियम है। 23 बताएंगे बलात् श्रम नहीं करा सकते हैं, जबरदस्ती श्रम नहीं करा सकते हैं और बिना पैसे का काम बेगारी नहीं करा सकते हैं, लेकिन इसी में कहा गया है कि राष्ट्रीय सेवा के समय आपसे जबरदस्ती काम लिया जा सकता है। 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। 25 व्यक्तिगत रूप से पर्सनली आप कोई भी धर्म को मानना चाहते हैं मान सकते हैं। यहाँ धर्म के जगह कहा गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता, कि यदि आप किसी और धर्म को मानना चाहते हैं तो बेहतर यही होगा कि आप उस धर्म में कन्वर्ट होने से बेहतर है आप जहां हैं वहीं रहिए और उस धर्म की आराधना करिए। समझ में आ गया कि नहीं गया, किसी को कोई दिक्कत है। 26 नंबर सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, कैसा है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, ये हिंदू मुस्लिम सबको दिया जाता है। फ्राइडे में तो नहीं, लेकिन ईद और बकरीद के दिन स्पेशली अगर देखेंगे या रमजान के दिन में तो मुस्लिम लोग सड़क पे भी नमाज पढ़ने लगते हैं। नवरात्रि में अगर देखेंगे, दुर्गा पूजा में तो भाई यहाँ पर सड़क के ऊपर क्या लगा दिए जाते हैं, पंडाल। अगर होली के दिन देखिएगा तो सड़क उस दिन पूरी एक तरह से देखिएगा तो दुकानें बंद हो जाती है। होली के दिन कहाँ कोई ज्यादा दुकान खुलता है, रंग वगैरह की ही खुलती है, मटका लगा दिया जाता है चौराहे पे। तो आप किसी का विरोध नहीं कर सकते हैं कि भैया हम हिंदू तुम मुस्लिम, ऐसा नहीं हो सकता है इसमें। समझ में आ गया कि नहीं। कोई भी नवरात्र का पंडाल या दुर्गा पूजा का लगाता है तो 365 दिन के नहीं लगाता, वो 10 दिन में हटा लेगा वहां से। समझ में आ गया। कोई सड़क पर नमाज पढ़ता है तो जिंदगी भर वहां नहीं पड़ेगा, 10 मिनट की नमाज होती है, पढ़ के चल जाएगा वहां पर। आगे देखिए 27 नंबर क्या कहता है, धार्मिक कार्य के लिए अगर कोई धन रखे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 क्या कह रहा है कि कोई भी स्कूल अगर सरकारी है तो उसमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 कह रहा है कि अल्पसंख्यक, कौन अल्पसंख्यक को आप स्कूल में पढ़ने से नहीं रोक सकते हैं, वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, महिला है तो बुर्का पहन के आ सकती है, साड़ी पहन के आ सकती है, इतना बड़ा सिंदूर पहन के आ सकता है, जैन धर्म वाला उघारे आ सकता है, सरदार जी पगड़ी पहन के आ सकते हैं, आप रोक नहीं सकते। लेकिन अगर उन्हें खुद कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा है तो 30 के तहत वो क्या कर सकते हैं, अपना जो एजुकेशन सेंटर है, संस्था है, वो क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। 31 में बताइए संपत्ति का अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित करके हटा दिया गया। समझ में आया। 31 हो गया, फटाफट रिवाइज करिए। 32 में बता सकते हैं संविधान की से क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, संविधान की आत्मा। इसमें क्या निकाल सकते हैं, रीट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, रीट। कितने प्रकार के रीट होते हैं, 5 प्रकार के। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और कोवेरेंटो वगैरह होते हैं। यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, 24 घंटे के अंदर ले जाना पड़ता है। परमादेश में क्या होता है, हम आदेश देते हैं, इसे कहते हैं मेंडेमस। बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं कोवेरेंटो। इसमें ये कौन सा हो गया। तीसरा क्या होता है, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं हम लोग हॉबियस कर्पस। परमादेश को कहते हैं मेंडेमस। उत्प्रेषण, अगर कोई कोर्ट उल्लंघन कर रही है तो सर्जियोरी करते हैं। अगर कोई कोर्ट ने उल्लंघन करके फैसला सुना दिया तो उस पर प्रतिषेध लगा देते हैं, प्रोहिबिशन। और अपने अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो अधिकार परीक्षा कहते हैं, इसे कहते हैं कोवेरेंटो। ये अनुच्छेद 32 में। 33 में क्या कहा गया है कि भैया 33 में कह दिया गया कि
कि मार्शल लॉ वगैरह लगेगा। 34 में क्या कहा गया है कि भाई अगर कहीं, देखिए इसमें कुछ लोगों के छीन लिया गया अधिकार, यहाँ पर मीडिया वगैरह के अधिकार को छीन लिया गया यहाँ पर, इसमें बोल दिया गया मार्शल लॉ। 35 में कहा गया है कि इसे लागू कैसे किया जाएगा। ये आपका कौन सा था, भाग 3 मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व किसमें है, भाग 4 36 51 आयरलैंड से लाया गया। 36 में राज्य की परिभाषा, फटाफट देखते रहिए, कोई तेज तो नहीं हो रहा है ना। क्या कर रहे हैं भाई आप, इसको साथ साथ मेरे रिवाइज करते रहिए ना, वरना अभी उल्टा सीधा करेंगे तो ब्लॉक कर देंगे, फिर चिल्लाते रह जाएंगे लोग यहाँ। राजेंद्र प्रसाद खैनी खाते थे, मनोज कुमार जी, हाँ तो खाते थे तो क्या दिक्कत है। नेपाल का देश बर्बाद हो रहा है तो ओली साहब को छोड़िए ना, हमारा देश कौन बर्बाद हो रहा है, अपने पे क्या करते रहिए बस अपना। देखिए पड़ोस में नेपाल में ओली साहब खुद चाह रहे हैं बर्बाद कर देना, तो क्या करेंगे। हम लोग की जीडीपी क्या बची हुई है, नहीं है। हम लोग अपने पर देखें, हाँ ये बात अलग है कि हमारी जीडीपी जानबूझ के नहीं गिराई गई है, कुछ गलत डिसीजन हो गए और अज्ञानता बस गिर गई है, और ओली साहब जानबूझ के गिरा रहे हैं, बस यही अंतर है, लेकिन गिर तो रहा है दोनों की जीडीपी, तो हम लोग ने मजबूरी में गिर गया। यहाँ देखिए राज्य की परिभाषा है, 37 में क्या चीज़ कहा गया है, कहा गया है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। 38 में लोक कल्याण की बात कहा गया है। 39 में स्त्री पुरुष को सेम वेतन। 39 के क में क्या दिया गया, निःशुल्क विधि सहायता। 40 में ग्राम पंचायत की चर्चा किया गया। 41 में क्या कहा गया है कि निर्वाह आयोग कुछ दशाओं में आपको क्या देना है, सरकारी सहायता देना है। 42 न्यायसंगत एवं मनोचित दशा देना है और प्रसूति सहायता उपलब्ध करना है। 43 में कम से कम इतना नौकरी दीजिए कि निर्वाह कर सके। 43 के क में कहा गया है कि कामगारों की भागीदारी, और ख में कहा गया है कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको। 44 में समान सिविल संहिता की बात कहा गया है। 45 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 46 में SC ST के लिए। 47 में पोषायुक्त आहार। 48 में क्या कहा गया, कृषि एवं पशुपालन की चर्चा किया गया, गौ हत्या पर प्रतिबंध। 48 कहा गया वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा का सरकार की जिम्मेदारी होगी। 49 राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों की रक्षा। 50 क्या है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग। 51 में क्या कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करना। ये खत्म हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं। 51 के बाद क्या है, मूल कर्तव्य। 51 क में क्या है, मूल कर्तव्य। 51 क में मूल कर्तव्य। पुराना रिवाइज करते रहिए। और यहाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो अभी पता है, राष्ट्रपति के बारे में तो सबको याद ही होगा। समझ में आ गया नहीं आ गया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल प्रधानमंत्री बताएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का टॉपिक बहुत लंबा ब्रास्ट है, उसको एक नए क्लास से शुरू करने की जरूरत होती है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। सर फी लो ही रखिएगा भाई, ऐसा ऐसा बकलेल बकलेल आ रहा है ऐसा कि लो रखेंगे कि नहीं रखेंगे हम ही डिपेंड करते हैं। मन तो करता है कभी कभी 10 को पढ़ाएं, लेकिन तमीज तरीका वाला को पढ़ाएं। अनुसूची क्या आगे बता देंगे बहू। शाम में अभी कोई बैच नहीं चलेगा। ये कर रहे मेरी शादी तय हो चुकी है, IAS बनेंगे। डिपेंड करता है कैसन मेहरारू मिलेगी। अब IAS बनेंगे कोनो ठीक नहीं, आदमी छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी, जानवरों बना सकती है। डिपेंड करता है कैसन है वो। शादी ब्याह के बाद यहाँ कैला भी ना का जरूरत है आपको। चलिए बाबू, इसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल के लिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। रिवाइज करेंगे आपको फायदा है, नहीं तो क्या दिक्कत है, अगली बैच में इससे ज़्यादा लड़के आएंगे। इसलिए आप कभी भी मेहनत कीजिए। कुछ लड़के जो होते हैं ना, वो अपनी बाप का भी बात नहीं सुनते हैं, ऐसे डिफेक्टेड लड़के होते हैं। एक्चुअली में वो अपने बाप के होते ही नहीं है, पड़ोसी की औलाद होते हैं। समझ आ गया। तो आप पड़ोसी की औलाद से नहीं जीत सकते, छोड़िए उन सबको। आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये लोग केवल जनगणना के काम में आते हैं, जो उल्टा सीधा कमेंट करते हैं ना, ये कुछ बनने उनने वाले नहीं, नौकरी नहीं होगी, जनगणना के काम में आएंगे, चल जाएंगे इस दुनिया से। आगे मिलेंगे। जय